हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल और ये हमारे वीडियो का पार्ट 14 है। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है माइंड द मिस्टेक एंड मेंड द मिस्टेक। इसके अलावा हम फिगर इट आउट पेज नंबर 45 और 46 के क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में करेंगे। तो माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं। इस टॉपिक में एक स्टूडेंट है जो एंगल्स के ऊपर प्रोटेक्टर में रखते समय कुछ मिस्टेक कर रहा है। तो आपको यही जानना है कि किस तरह की मिस्टेक उस स्टूडेंट से हो रही है और उन मिस्टेक्स को करेक्ट करके सही आंसर भी हमें देना है। तो आप देखिए कि फर्स्ट एंगल कुछ इस तरह से प्रोटेक्टर रखा है स्टूडेंट ने फर्स्ट एंगल पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने एंगल की यू वर्टेक्स पे प्रोटेक्टर के सेंटर को रखा है, लेकिन एंगल की एक आर्म प्रोटेक्टर की रेंज में ही नहीं है। जब एंगल की एक आर्म प्रोटेक्टर की रेंज में ही नहीं है तो सही मेजरमेंट कैसे होगा। सही मेजरमेंट करने के लिए एंगल्स की दोनों आर्म प्रोटेक्टर की रेंज में होनी चाहिए, इसलिए उसका मेजरमेंट 35 डिग्री इनकरेक्ट है। करेक्ट मेजरमेंट क्या है? करेक्ट मेजरमेंट के लिए उसे क्या करना है? प्रोटेक्टर के सेंटर को रखना है एंगल की यू वर्टेक्स के ऊपर और 0 डिग्री को ओवरलैप करना है प्रोटेक्टर एंगल की एक आर्म के ऊपर। जब प्रोटेक्टर के 0 डिग्री को एंगल की एक आर्म के ऊपर ओवरलैप करेगा और यू वर्टेक्स के ऊपर सेंटर को रखेगा तो पाएगा 60 डिग्री का एंगल है ये। तो करेक्ट मेजरमेंट क्या है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने जो भी करेक्शन किया है उसे हम लिखकर भी बताएंगे। The center of the protector is placed on the U vertex of the angle, but one arm of the angle is not the range of the protector. So this angle is not 35 degree. Correct measurement is 60 degree. आपने देखा कि जो प्रोटेक्टर है उसका सेंटर तो U वर्टेक्स पर है, लेकिन एंगल की एक आर्म प्रोटेक्टर की रेंज में नहीं है, इसलिए ये 35 डिग्री का एंगल नहीं है, ये 60 डिग्री का एंगल है। अब हम सेकेंड एंगल पे भी ध्यान देते हैं। सेकेंड एंगल पे आप ध्यान दीजिए। सेकेंड एंगल में आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट ने प्रोटेक्टर के सेंटर को तो एंगल की वी वर्टेक्स के ऊपर रखा है और एंगल की दोनों आर्म भी प्रोटेक्टर की रेंज में ही है, लेकिन इसने मेजरमेंट में मिस्टेक की है। मेजरमेंट के इसका 80 डिग्री आ रहा है, जबकि आप देख रहे हैं कि एंगल की एक आर्म प्रोटेक्टर की 10 डिग्री पे है और दूसरी आर्म 80 डिग्री पे है। तो ये एंगल 80 डिग्री का नहीं हो सकता। ये एंगल 80 डिग्री का तब होगा जब एंगल की एक आर्म 0 डिग्री पे होती, तब हम इसे 80 डिग्री का एंगल मानते। लेकिन 10 डिग्री मूव हो गए हैं तो फिर हमें 10 डिग्री लेस भी करना पड़ेगा। आप लार्ज मार्क को काउंट करिए, एक लार्ज मार्क से दूसरे लार्ज मार्क तक आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये एंगल 70 डिग्री का है। तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का है। हम अपने आंसर को लिखकर भी करेक्ट करेंगे। The center of the protector is placed on the V vertex of the angle and one arm of the angle on the 10 degree of the protector, second arm 80 degree on the protector. So this angle is 70 degree. By counting large mark, by subtraction 80 minus 10 equals 70 degree, but she measure 80 degree. अगर प्रोटेक्टर का सेंटर तो वी वर्टेक्स के ऊपर है और एंगल की एक आर्म 10 डिग्री पे है और दूसरी आर्म 80 डिग्री पे है, तो ये एंगल 70 डिग्री का होगा अगर लार्ज मार्क को काउंट करें तो। और सब्ट्रैक्शन के हिसाब से भी देखें तो 80 माइनस 10 ये 70 डिग्री का एंगल है, लेकिन उस बच्चे ने मेजर कर लिया है 80 डिग्री, तो हमने अपने करेक्शन को एक्सप्रेस कर दिया है लिख कर भी। अब थर्ड एंगल देख लेते हैं। थर्ड एंगल में आप देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक की गई है। थर्ड एंगल में प्रोटेक्टर के सेंटर को एंगल की एक आर्म के एंड पे रख दिया गया है, जबकि प्रोटेक्टर के सेंटर को हम रखते हैं एंगल की वर्टेक्स के ऊपर। अब दूसरी आर्म प्रोटेक्टर की रेंज में ही नहीं है और जो आर्म प्रोटेक्टर की रेंज में है वह 70 डिग्री शो कर रही है, तो ये मान लिया गया है कि ये एंगल 70 डिग्री का है। जब प्रोटेक्टर को सही ढंग से प्लेस ही नहीं किया गया है तो करेक्ट मेजरमेंट तो ये है ही नहीं। तो करेक्ट मेजरमेंट क्या है भाई, वह हम देखते हैं। अब आप देखो कि किस तरह से मेजर करेंगे। अब आपको प्रोटेक्टर के सेंटर को तो रखना है एंगल की वर्टेक्स के ऊपर और एंगल की एक आर्म के ऊपर प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को रखेंगे, और जब आप इस तरह से प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये एंगल 75 डिग्री का है। तो करेक्ट मेजरमेंट क्या है? 75 डिग्री। अब हम हमारे आंसर को लिखकर भी शो करेंगे
She placed the center of the protector on the end of the one arm and second arm is not in the range of protector. First arm show 70 degree on the protector, show her measurement is 70 degree but correct measurement is 75 degree. उसने सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर तो प्लेस कर दिया एक आर्म के एंड पर और सेकंड आर्म प्रोटेक्टर की रेंज के बाहर कर दी और फर्स्ट आर्म जो शो कर रही थी प्रोटेक्टर पे 70 डिग्री वही उसने मेजरमेंट मान लिया जबकि करेक्ट मेजरमेंट क्या था 75 डिग्री। तो हमने लिख के भी अपने आंसर को एक्सप्रेस कर दिया है। अब फोर्थ एंगल में क्या मिस्टेक है वह भी देख लेते हैं। फोर्थ एंगल देखिए, फोर्थ एंगल में किस तरह की मिस्टेक हुई है। फोर्थ एंगल में आप देख रहे हैं कि प्रोटेक्टर के सेंटर को एंगल की वर्टेक्स पे नहीं रखा गया है। प्रोटेक्टर के सेंटर के अराउंड जो सेमी सर्किल है उसकी एक साइड को एंगल की वर्टेक्स के ऊपर रखा गया है और एंगल को मेजर करने में भी मिस्टेक की गई है। यहाँ पे एंगल मेजर करने के लिए इनर साइड को यूज किया गया है जबकि यहाँ पे हमें आउटर साइड को यूज करना था। नंबर्स में जो आउटर साइड है प्रोटेक्टर पर उन्हें हमें यूज करना था लेकिन यहाँ इनर साइड को यूज करते हुए एंगल को 150 डिग्री मेजर कर लिया गया है। ये 150 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है आपको, ये एक एक्यूट एंगल है और 150 डिग्री का ये बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट मेजरमेंट क्या है वह देख लेते हैं। अब आप देखिए कि हमने प्रोटेक्टर के सेंटर को रखा एंगल की वर्टेक्स पे और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को रखा एंगल की एक आर्म के ऊपर और जब मेजर किया सही तरीके से प्रोटेक्टर को प्लेस करके तो जाना ये एंगल सिर्फ 20 डिग्री का है, 150 डिग्री का नहीं है। तो हम हमारे आंसर को लिखकर भी एक्सप्रेस करेंगे। द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज नॉट प्लेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। फर्स्ट मिस्टेक तो हुई है कि जो एंगल की वर्टेक्स है प्रोटेक्टर के सेंटर को उस पर प्लेस नहीं किया गया। ऑन द वर्टेक्स ही शी प्लेस वन साइड ऑफ द सेमी सर्किल विच इज अराउंड द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर। सेकेंड मिस्टेक क्या हुई, प्रोटेक्टर के सेंटर के अराउंड जो सेमी सर्किल होता है उसकी वन साइड को एंगल की वर्टेक्स पे प्लेस कर दिया गया जबकि हमें प्रोटेक्टर के सेंटर को एंगल की वर्टेक्स पे प्लेस करना था। फिर और मिस्टेक भी करी है उसने, क्या करी है, ही शी मेजर इनर साइड मार्क ऑन द प्रोटेक्टर एंड हिज हर मेजरमेंट इज 150 डिग्री। उसके बाद उसने प्रोटेक्टर के इनर साइड मार्क को ध्यान में रखते हुए मेजरमेंट ले लिया 150 डिग्री बट करेक्ट मेजरमेंट इज 20 डिग्री। करेक्ट मेजरमेंट क्या था 20 डिग्री। अब हम 5 एंगल में क्या मिस्टेक हुई है वह भी देख लेते हैं। फिफ्थ फिगर में देखिए क्या मिस्टेक हुई है। फिफ्थ फिगर में प्रोटेक्टर के सेंटर को एंगल की वर्टेक्स पे नहीं रखा गया है। प्रोटेक्टर के सेंटर के अराउंड जो सेमी सर्किल है सेमी सर्किल के सेंटर को एंगल की वर्टेक्स पे रख दिया गया है। सेंटर को रखने की बजाय सेंटर के अराउंड जो सेमी सर्किल है उसके सेंटर को एंगल की वर्टेक्स पे प्लेस कर दिया गया है और एंगल मेजर कर लिया गया है 120 डिग्री का। तो एंगल मेजर करने में तो शायद इसने मिस्टेक नहीं करी है क्योंकि इसने जितने भी लार्ज मार्क थे उन्हें काउंट किया है। फर्स्ट लार्ज मार्क से लास्ट लार्ज मार्क तक जब उसने काउंट किया तो उसे 120 डिग्री मिला। तो काउंटिंग में तो इसने गड़बड़ नहीं करी है लेकिन प्रोटेक्टर को प्लेस करने में इसने मिस्टेक की है। अगर प्रोटेक्टर सही ढंग से प्लेस करता तो ये एंगल कितने डिग्री का होता हम देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए प्रोटेक्टर को सही ढंग से प्लेस किया गया है। प्रोटेक्टर के सेंटर को रखा गया 0 डिग्री पर और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को एंगल के एक आर्म पे जब रखा गया ओवरलैप किया गया तो ये एंगल हमें 160 डिग्री का मिल रहा है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ 160 डिग्री का। अब हम हमारे स्टेटमेंट को लिखकर भी एक्सप्रेस कर देते हैं। On the vertex of the angle, he placed center of the semicircle which around the center of the protector. She count all the large mark and her measurement is 120 degree. Correct measurement is 160 degree. यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं। आपको पता है कि प्रोटेक्टर के सेंटर के अराउंड एक स्मॉल सा सेमी सर्किल होता है। प्रोटेक्टर के सेंटर इस तरह से होता है और उसके अराउंड एक स्मॉल सा सेमी सर्किल होता है। तो एंगल को उसने मेजर करते समय क्या करा, एंगल कुछ इस तरह से था, एंगल कुछ इस तरह से था। तो उसने क्या करा, प्रोटेक्टर के सेंटर के अराउंड जो सेमी सर्किल होता है उसके भी सेंटर को प्लेस कर दिया एंगल की वर्टेक्स पर और एंगल मेजर किया। समझ गए आप। प्रोटेक्टर के सेंटर के अराउंड जो स्मॉल सा सेमी सर्किल होता है उसके भी सेंटर को प्लेस कर दिया एंगल की वर्टेक्स पर
और एंगल मेजर कर लिया, इस लार्ज मार्क से इस लार्ज मार्क तक मूव हुआ तो उसने देखा कि ये एंगल 120 डिग्री का है। तो भाई काउंट करने में तो उसने गड़बड़ नहीं करी, लेकिन उसने गड़बड़ क्या कर दी, प्रोटेक्टर को प्लेस करने में। प्रोटेक्टर को प्लेस किया जाता है प्रोटेक्टर के सेंटर से, यहाँ से थोड़ी प्लेस किया जाएगा। तो जब करेक्ट तरीके से प्रोटेक्टर को प्लेस किया तो हमने जाना कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 160 डिग्री का है। तो भाई सिक्स्थ एंगल में क्या मिस्टेक हुई है, ये भी देख लेते हैं। लास्ट एंगल में देख लेते हैं क्या मिस्टेक हुई है। यहाँ पे आप देखिए कि प्रोटेक्टर के सेंटर को प्लेस किया गया है एंगल की वर्टेक्स पे, और प्रोटेक्टर की 0 डिग्री को ओवरलैप कर दिया गया है एंगल की एक आर्म के ऊपर, और मेजर किया गया है 85 डिग्री। तो यहाँ मिस्टेक क्या हुई है, प्रोटेक्टर तो सही ढंग से प्लेस हो रहा है, प्रोटेक्टर का सेंटर एंगल की वर्टेक्स पे है, 0 डिग्री प्रोटेक्टर की ओवरलैप हो रही है एंगल की एक आर्म के ऊपर। मिस्टेक हुई है एंगल को मेजर करने में। ये एंगल है 105 डिग्री का, आप देख रहे हैं कि ये एंगल ग्रेटर देन है 90 डिग्री, और ये ऑब्ट्यूस एंगल है, और ये एंगल 105 डिग्री का बन रहा है, लेकिन स्टूडेंट ने इसे 85 डिग्री का मेजर किया है। तो करेक्ट मेजरमेंट है 105 डिग्री। हम अपने आंसर को लिखकर भी एक्सप्रेस करते हैं। His measurement is 85 degree but correct measurement is 105 degree. उसका मेजरमेंट 85 डिग्री था बट करेक्ट मेजरमेंट 105 डिग्री है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ने प्रोटेक्टर को प्लेस करने में मिस्टेक नहीं करी है, मिस्टेक हुई है उससे मेजरमेंट में, तो वही हमने हमारे आंसर में लिख दिया। अब स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमें बस यही जानना था कि किसी एंगल को मेजर करते समय हम किस तरह की मिस्टेक से बचें और सही मेजरमेंट ले सकें। तो अब हमने ये टॉपिक तो कर लिया, अब फिगर इट आउट के क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं। फिगर इट आउट पेज नंबर 45 टू 46। वेयर आर द एंगल्स? क्वेश्चन 1 है एंगल इज अ क्लॉक। ये पार्ट देखिए, द हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल एट डिफरेंट टाइम। एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 डिग्री वाई। एक क्लॉक में डिफरेंट हैंड डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एंगल फॉर्म कर रहे होते हैं, और आपको पता है कि 1 o'clock पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो ऐसा क्यों है कि 1 o'clock पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा है, अ सर्किल इज 360 डिग्री। आपको पता है कि एक सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, इतनी नॉलेज आपको है। और आपको आगे क्या लिखा है, इन अ क्लॉक अ सर्किल डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट। और एक क्लॉक भी एक सर्किल में ही होती है, एक क्लॉक में जो नंबर्स होते हैं वह भी सर्किल में ही होते हैं, और ये नंबर 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये नंबर डिवाइड होते हैं 12 इक्वल पार्ट में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि एक सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक क्लॉक में जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वह 12 इक्वल पार्ट में होते हैं। आगे क्या लिखा है, एट 1 o'clock the minute hand is at 12 and hour hand is at 1। अब आप देख रहे हैं कि 1 o'clock पे जो मिनट हैंड होती है वो 12 पे होती है, और आवर हैंड होती है 1 पे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लॉक के 12 इक्वल पार्ट हुए हैं, और 1 o'clock 1 पार्ट को शो कर रहा है, 1 o'clock 1 पार्ट को शो कर रहा है। अब 12 इक्वल पार्ट 360 के इक्वल है, 12 इक्वल पार्ट 360 के इक्वल है। भाई इस क्लॉक के 12 इक्वल पार्ट किए हमने, और ये 360 के इक्वल है। अगर 12 पार्ट 360 के इक्वल है तो 1 o'clock पे जो 1 पार्ट हो रहा है वह किसके इक्वल होगा। तो देखिए कैसे आंसर दिया है हमने। सो 12 पार्ट 360 इक्वल 360, तो 1 पार्ट 360 अपॉन 12, 360 को 12 से डिवाइड करिए तो 30 डिग्री, 30 आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है, 1 o'clock पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है वह हमने हमारे आंसर में बता दिया है। अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट देख लेते हैं, व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock एंड 4 o'clock 6 o'clock। 2 o'clock 4 o'clock और 6 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि 1 पार्ट इक्वल 30 डिग्री होता है, तो पहले तो आप ये देखिए कि 2 o'clock पे पार्ट कितने हो रहे हैं।
2 o'clock पे पार्ट हो रहे हैं 1 एंड 2, 2 पार्ट हो रहे हैं 2 o'clock पे। तो आप देखिए आंसर हम देंगे 2 o'clock मिनट हैंड एंड आवर हैंड शो 2 पार्ट। 1 पार्ट इक्वल 30 डिग्री, 2 पार्ट इक्वल 30 इंटू 2 60 डिग्री। तो 2 o'clock पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा कुछ इस तरीके से। अब 4 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, उसके लिए भी आप ये जानिए कि 4 o'clock पे पार्ट कितने हो रहे हैं। आप देखिए 1, 1 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। तो 4 o'clock पे कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। तो भाई 1 पार्ट 30 डिग्री को शो करता है, तो 4 पार्ट 4 इंटू 30 120 डिग्री को शो करेगा। तो ये एंगल हो गया 120 डिग्री का। 6 o'clock पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, देख लीजिए कितने पार्ट हो रहे हैं 6 o'clock पे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 पार्ट हो रहे हैं 6 o'clock पे। 1 पार्ट इक्वल 30 डिग्री, तो 6 पार्ट इक्वल 6 इंटू 30 180 डिग्री। और आप देख पा रहे हैं ये 180 डिग्री का ही एंगल है, स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। तो क्वेश्चन बी का बी पार्ट हो गया है। अब सी भी देख लेते हैं। सी पार्ट देख लेते हैं। एक्सप्लोर अदर एंगल मेड बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब अदर टाइम पीरियड पे क्लॉक के हैंड किस तरह के एंगल बनाते हैं ये आपको बताना है। आपको पता है कि 1 हो क्लॉक पर 1 पार्ट होते हैं और 1 पार्ट 30 डिग्री को शो करता है। 2 o'clock पे 2 पार्ट होते हैं और 2 पार्ट 60 डिग्री को शो करता है। 4 o'clock पे 4 पार्ट और 4 पार्ट 120 डिग्री को शो करता है। तो 12 o'clock पे 12 पार्ट और 12 पार्ट 12 इंटू 30 360 डिग्री। 3 o'clock 3 इंटू 30 90। 5 o'clock 5 पार्ट 5 इंटू 30 150। 7 o'clock 7 इंटू 30 210। 8 o'clock 8 into 30 240। 9 o'clock 9 into 30 270। 10 o'clock 10 into 30 300। 11 o'clock 11 into 30 330 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन 1 हो गया है। क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। द एंगल ऑफ अ डोर, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय which a door is opened using an angle? What will be the vertex of the angle and what will be the arm of the angle? क्या ये पॉसिबल है एक डोर के ओपन होने पर एंगल फॉर्म हो, और अगर फॉर्म हो रहा है तो उसकी वर्टेक्स क्या होंगी और उसकी आर्म्स क्या होंगी? वैसे तो स्टूडेंट एक डोर के ओपन होने पर कई तरह के एंगल फॉर्म होते हैं, क्योंकि डोर में हिंज होते हैं तो डोर मूव हो पाता है और कई तरह के एंगल फॉर्म कर पाता है। लेकिन आपकी बुक में जो इमेज दी गई है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस इमेज को ध्यान में रखते हुए हम अपना आंसर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे डोर ओपन हुआ है और अगर हम फ्लोर को एक हॉरिजेंटल इमेजिनरी रे के रूप में एक्सप्रेस करें तो ये ए बी आर्म का काम करेगी, और डोर की एक साइड को हम बी सी आर्म के रूप में ले सकते हैं, और डोर का जो कॉर्नर है वो बी वर्टेक्स के रूप में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एंगल फॉर्म हो रहा है। फ्लोर जो है वो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी रे के रूप में है, जो हमने ए बी रे मानी है, और डोर की जो साइड है वो उसे हमने बी सी रे मानी है, और डोर का कॉर्नर जो है वो बी वर्टेक्स के रूप में है। और मैंने जब इस एंगल को मेजर किया तो मैंने पाया ये 120 डिग्री का एंगल है। ये डोर और भी कई तरह के एंगल बना रहा है इसी इमेज में। आप देखिए कि इसी इमेज में आपको और भी कई तरह के एंगल मिल जाएंगे, पर हम इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए अपना आंसर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। इन दिस फिगर एंगल ए बी सी 120 डिग्री का है। इस फिगर में हमने एक एंगल लिया है ए बी सी जो 120 डिग्री का है। बी वर्टेक्स है, कॉर्नर ऑफ द डोर है जो हमने बी वर्टेक्स मानी है। ए बी आर्म हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन ऑन द डोर। हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन हमने जो फ्लोर पे जो है हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन ऑन द फ्लोर है उसे हमने ए बी आर्म मान लिया है, और बी सी आर्म हमने वन साइड ऑफ द डोर जो है वो हमने बी सी आर्म मान लिया है, और इस तरह से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। क्वेश्चन 2 हो गया है। क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। विद्या इज enjoying her time on the swing. She noticed that the greater the angle with which she start the swinging, the greater is speed she achieves on her swing. But where is the angle? Are you able to see any angle? विद्या झूला पे एंजॉय कर रही है, और जब उसने देखा कि झूले की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है,
एंगल फॉर्म हो रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको भी कोई एंगल नजर आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया? झूला झूलते समय विद्या ने महसूस किया कि जैसे जैसे झूले की स्पीड बढ़ रही है एंगल बन रहा है। तो क्या आपको कोई एंगल नजर आ रहा है यहाँ पे? तो आप इमेज को ध्यान में देखिए, हमें तो यहाँ पे एक नहीं दो एंगल बनते नजर आ रहे हैं। किस तरह से? आप देखिए कि ट्री की जो ब्रांच है वह एक एंगल बना रही है डी ए। ट्री की ब्रांच एक डी ए एंगल बना रही है और जो रोप है वह ए सी आर्म आर्म का काम कर रही है। तो यहाँ पे हमें दो आर्म मिल गई, एक तो डी ए और एक ए सी। और रोप ब्रांच पे जहाँ बंधा हुआ है वह वर्टेक्स का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक एंगल मिल रहा है डी ए सी, देख पा रहे हैं आप? एक एंगल हमें मिल रहा है डी ए सी जिसे हम सी ए डी भी बोल सकते हैं। और एक एंगल हमें यहाँ मिल रहा है बीएसी या फिर हम इसे सीएबी भी बोल सकते हैं। ट्री की ब्रांच ए बी आर्म का काम कर रही है और रोप एसी आर्म का काम कर रहा है और जहाँ पे झूले की रस्सी बंधी हुई है वह ए वर्टेक्स का काम कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें दो एंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन 3 हो गया है, क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। हियर इज अ टॉय विद स्लैंटिंग स्लैब अटैच्ड टू इट्स साइड। The greater the angle or slope of the slab, the faster the ball roll. Can angle be used to describe the slope of the slab? What are the arms of each angle? Which arm is visual and which is not? यहाँ पे आपको एक टॉय नजर आ रहा है। इस टॉय में कुछ स्लैंटिंग स्लैब्स भी आपको नजर आ रही होंगी। इन स्लैंटिंग स्लैब से जब हम बॉल रोल करते हैं तो आप देखते हैं कि बॉल एक स्लैब से सेकंड पर, सेकंड से थर्ड पर और थर्ड से फोर्थ स्लैब पर पहुंचती है और बाहर की ओर निकल जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या ये स्लैंटिंग स्लैब कोई एंगल फॉर्म कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो उनकी आर्म क्या है, आप बताइए। तो उनकी आर्म भी बताइए और विजुअल आर्म कौन सी है और नॉट विजुअल आर्म कौन सी है यह भी बताइए। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या ये स्लैंटिंग स्लैब कोई एंगल फॉर्म कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल बनेगा और उनकी आर्म क्या होगी और विजुअल आर्म कौन सी होगी और नॉट विजुअल आर्म कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए ये स्लैंटिंग स्लैब कुछ इस टाइप का है। ये स्लैंटिंग स्लैब कुछ इस टाइप का है और ये टॉय कुछ इस टाइप का है और इसमें स्लैंटिंग स्लैब है। ये टॉय कुछ इस टाइप का है, इसमें स्लैंटिंग स्लैब कुछ इस तरह से बन रहे हैं। अब आप देखिए कि ये स्लैंटिंग स्लैब तो एक आर्म का काम कर रहा है, लेकिन दूसरी आर्म हम इस तरह से एक इमेजिनरी आर्म आर्म बना के यहाँ पे हम दूसरी आर्म बना सकते हैं और ये एक एंगल यहाँ पे बन जाएगा। इस एंगल को हम नाम दे सकते हैं एंगल ए बी एंड सी, एंगल ए बी सी नाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्लैंटिंग स्लैब है वह एंगल ए बी सी बना रही है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल ए बी सी। फर्स्ट स्लैंटिंग स्लैब एंगल ए बी सी बना रही है, एंगल ए बी सी बना रही है। ठीक है। अब आप देखिए विजुअल आर्म कौन सी है इसकी, इसकी विजुअल आर्म है बी सी, बी सी लिख दीजिए यहाँ पे बी सी। ठीक है। और इसकी नॉट विजुअल आर्म कौन सी है, ए बी है, यहाँ पे आप लिख दीजिए ए बी। क्लियर? इस तरह से हम अपना आंसर दे सकते हैं। अब देखिए दूसरी स्लैंटिंग स्लैब है, वह भी एक एंगल फॉर्म कर रही है। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन आप बना दीजिए इस तरह से, तो आपको यहाँ भी एक एंगल बनता नजर आएगा। इसे हम क्या नाम ले सकते हैं, पी क्यू और आर नाम दे सकते हैं इस एंगल को। तो भाई सेकंड स्लैंटिंग स्लैब जो है वो पी क्यू आर एंगल बना रही है। तो यहाँ पे क्या एंगल मिल रहा है, एंगल पी क्यू और आर मिल रहा है यहाँ पे, या फिर आर पी क्यू भी बोल सकते हैं, कई बार बता चुकी हूँ आपको। अब विजुअल आर्म कौन सी है भाई, विजुअल आर्म कौन सी है, पी आर है। विजुअल आर्म कौन सी है, ये वाली है पी आर, तो यहाँ पे पी आर लिख दीजिए। विजुअल आर्म हमारी है पी आर, तो पी एंड आर तो हो गई हमारी विजुअल आर्म। और नॉट विजुअल आर्म कौन सी है, पी क्यू, यहाँ पे आप पी क्यू लिख दीजिए। क्लियर हो रहा है आपको? अब देखिए थर्ड स्लैंटिंग स्लैब किस तरह का एंगल फॉर्म कर रही है। थर्ड स्लैंटिंग स्लैब कुछ इस टाइप से एंगल बना रही है और इस एंगल को क्या नाम दे सकते हैं हम, एल एम, यहाँ इसको एल एम एन नाम, एल तो इसकी हो गई वर्टेक्स,
एल एम एंड एन नाम दे देते हैं इसको, एल एम एन। दिखाई दे पा रहा है आपको? आप देखिए कि यहाँ पे हमने फर्स्ट एंगल में तो ए, एक तो हो गई ए, एक तो हो गई ए बी आर्म, दूसरी हो गई ए सी आर्म, ठीक है, ए बी आर्म और ए सी आर्म और बी वर्टेक्स। सेकेंड एंगल में आपकी हो गई पी क्यू आर्म, पी क्यू आर्म और पी आर आर्म, पी क्यू आर्म हो गई और पी आर आर्म हो गई, और पी हो गई वर्टेक्स। थर्ड एंगल में आपकी हो गई एम एल आर्म, एम एल आर्म हो गई और एल एन आर्म हो गई, एल एम आर्म हो गई और एल एन आर्म हो गई और एल हो गई वर्टेक्स। तो देखिए थर्ड एंगल में हमें क्या मिला है? थर्ड एंगल में हमें मिली है, एक तो आपको एंगल क्या मिला है? एम एल एन, है ना, एंगल मिला है आपको एम एल एन, जिसमें विजुअल आर्म कौन सी है? एल एन। विजुअल आर्म कौन सी है? एल एन है। विजुअल आर्म हमें कौन सी मिल रही है? एल एन मिल रही है। वर्टेक्स से गिनते हैं हम आर्म को, एल एन, ठीक है। बी सी, विजुअल आर्म कौन सी है? बी सी। यहाँ पे विजुअल आर्म कौन सी है? पी आर, ठीक है, यहाँ पे एल एन। और इमेजनरी लाइन कौन सी है? एल एम। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एल एम। यहाँ पे अब मैंने नॉट विजुअल में ए बी लिखा है ना, आप ए बी मत लिखिए, क्योंकि रे को हम बी ए इस तरह से लिखते हैं, बी ए, बी ए। नॉट विजुअल रे कौन सी है? बी ए है, ठीक है। यहाँ पे नॉट विजुअल कौन सी है? पी क्यू। कौन सी है? पी क्यू। और यहाँ पे नॉट विजुअल क्या है? एल एम। तो यहाँ लिख लीजिए आप एल एम। क्लियर? अब आप देखिए फोर्थ एंगल की ओर आप मूव करिए। फोर्थ एंगल में आपको यहाँ पे आप एक इमेजनरी लाइन बना देंगे तो आपको फोर्थ एंगल मिल जाएगा। इसको एक्स वाई जेड नाम दे देते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कौन सा एंगल मिल गया? हमें यहाँ एंगल मिल गया एक्स वाई जेड, एंगल मिल गया भाई एक्स वाई एंड जेड, एंगल मिल गया। अब आपको विजुअल आर्म कौन सी नजर आ रही है? विजुअल आर्म है हमारी एक्स और जेड, विजुअल आर्म है एक्स एंड जेड, एक्स जेड हमारी विजुअल आर्म है। तो भाई ये है एक्स और ये है जेड, ये क्या है? विजुअल आर्म है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स जेड। आर्म को हमेशा एक्स इस वर्टेक्स से देखते हैं, एक्स जेड, जेड एक्स नहीं बोलेंगे, एक्स जेड बोलेंगे आर्म को, ठीक है। और नॉट विजुअल आर्म कौन सी है? एक्स वाई। नॉट विजुअल आर्म कौन सी है हमारी? एक्स एंड वाई है। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स एंड वाई। तो भाई क्वेश्चन 4 हमने कर लिया है, 5 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। आपकी बुक में 2 इंसेक्ट दिए हैं, तो वो इंसेक्ट अपने रोटेटेड वर्जन में है, उन्हें आप ऑब्जर्व करिए। आगे क्या कहा गया है? कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन? हाउ? जब ये इंसेक्ट रोटेट हो रहे हैं तो उनके अमाउंट ऑफ रोटेशन को देखिए, और क्या यहाँ पे आप एक एंगल डिस्क्राइब कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं तो कैसे? वॉट विल बी द आर्म ऑफ द एंगल एंड वर्टेक्स? अगर आपको एंगल मिल रहा है तो उसकी आर्म क्या है और वर्टेक्स क्या है? हिंट दिया है, ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल लाइन टचिंग द इंसेक्ट। इंसेक्ट से टच होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 इंसेक्ट है, रोटेटेड वर्जन में है। रोटेटेड वर्जन में जब ये है तो उनके अमाउंट ऑफ रोटेशन को ध्यान में रखते हुए क्या यहाँ पे आप कोई एंगल डिस्क्राइब कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे? और उनकी आर्म और वर्टेक्स क्या होगी ये भी आपको बताना है। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो इंसेक्ट से टच हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना आंसर दीजिए, उसको ध्यान में, उस पे ध्यान दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। अब आप देखिए कि 2 इंसेक्ट हैं आपकी बुक में, कुछ इस टाइप के 2 इंसेक्ट हैं। फर्स्ट इंसेक्ट देखिए, फर्स्ट इंसेक्ट कुछ इस टाइप का है, मेरे ख्याल से ये एक स्नेल है। अब आप देखिए कि ये स्नेल जब इस कंडीशन में है, इस तरह से खड़ी हुई कंडीशन में है, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, इसे हम एक्स ओ एक्स रेखा नाम दे सकते हैं। जब ये इस कंडीशन में था तो हमें एक लाइन मिली, इस लाइन को हमने ओ एक्स रेखा नाम दे दिया। अब ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से रोटेट हुआ और इस पोजीशन में आ गया।
इस पोजीशन में आया तो हमें एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन मिली। इस हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन को हमने ओ वाई रे का नाम दे दिया। अब हमारी ओ एक्स और ओ वाई रे मिलके एक एंगल बना रही हैं और आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब इस इंसेक्ट के रोटेट होने पर, क्लॉकवाइज रोटेट होने पे हमें 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है और उसे हम नाम भी दे सकते हैं। अब आप देखिए इस इंसेक्ट पे ध्यान दीजिए, पहले ये इस पोजीशन में था, पहले ये इंसेक्ट इस पोजीशन में था, अब ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज रोटेट होकर ये इस पोजीशन में आया। जब ये इस पोजीशन में आया तब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली, तब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली। जब ये इस पोजीशन में था तब भी आपको एक हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन मिल रही थी और इस पोजीशन में आया तब भी आपको एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन को हम नाम दे सकते हैं ए बी रे, सॉरी बी ए रे। इस हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन को हम बी ए रे नाम दे सकते हैं और इस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन को हम बी सी रे नाम दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रे को हमेशा उसके स्टार्टिंग पॉइंट से पढ़ते हैं, बी ए रे, बी सी रे। लाइन को और लाइन सेगमेंट को, क्योंकि लाइन को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, एक लाइन है और उसको नाम दिया गया है ए बी, तो मैं उसको बी ए बी पढ़ सकती हूँ क्योंकि लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते। लाइन सेगमेंट को भी हम बी ए या ए बी पढ़ सकते हैं क्योंकि इनके पास एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन रे को हम किस तरह से पढ़ते हैं, रे को हम पढ़ते हैं बी ए बी सी, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ पे आपको ये इंसेक्ट भी एक एंगल बनाता नजर आ रहा है, एक राइट एंगल आपको मिल रहा है। अब राइट एंगल है तो हम उसको नाम भी दे सकते हैं, उसकी आर्म को नाम दे दिया हमने बी ए, बी सी और बी वर्टेक्स मिल गई हमें। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन कहा गया है, कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो यस, एंगल कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये आंसर आप लिख लेंगे, थोड़ी स्पेस की दिक्कत है इसलिए मैंने आपको बोल के बता दिया है। अब हाउ का आंसर आप कैसे देंगे, यहाँ लिख दिया है मैंने, ऑब्जर्विंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन टचिंग द इंसेक्ट। आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जो कि इंसेक्ट से टच हो रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एंगल मिलेंगे। ठीक है, अब व्हाट विल बी द आर्म ऑफ द एंगल एंड वर्टेक्स, इसका आंसर दे देते हैं। इन फर्स्ट इंसेक्ट आर्म ऑफ द एंगल क्या है, फर्स्ट इंसेक्ट की आर्म क्या है भाई, आर्म है एक तो ओ एक्स एंड ओ वाई, और वर्टेक्स क्या है, ओ वर्टेक्स है। ठीक है, ओ वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इन द सेकेंड इंसेक्ट, इन सेकेंड इंसेक्ट आर्म ऑफ द एंगल बी ए, आर्म क्या है बी ए एंड बी सी, बी ए एंड बी सी आर्म है। बी वर्टेक्स ऑफ द एंगल और बी वर्टेक्स ऑफ द एंगल है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चन 1 to 5 कर लिए हैं जो पेज नंबर 45 टू 46 थे। तो इस वीडियो में हमने माइंड द मिस्टेक, मेंट द मिस्टेक इस टॉपिक को किया। फिगर इट आउट के क्वेश्चन 1 to 5 किए जो 45 और 46 पेज से थे। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने, ये वीडियो तो हमारा कंप्लीट हो गया है, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट, जिस तरह से मैं आपको क्लास 6 की मैथ्स पढ़ा रही हूँ उसी तरह से मैंने क्लास 7 और 8th की मैथ्स के भी चैप्टर्स तैयार किए हैं, प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप उन वीडियोस के भी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर में मैंने सेंटेंस टॉपिक कराया है और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक मैंने करा रखे हैं, जैसे व्हाट इज सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड पर्पस। इसके अलावा पार्ट ऑफ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फ्रेज, क्लॉप्स, ये कई सारे टॉपिक मैंने इंग्लिश ग्रामर में कराए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप उनका भी लाभ दे सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।